हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टर पढ़ाकू पे। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सेकंड लेक्चर के बारे में, है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था करंट के बारे में, चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। चार्ज कितने टाइप्स के हैं, दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव प्रोटॉन के पास, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के पास। पॉजिटिव चार्ज कितने होते हैं प्रोटॉन्स के पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और उतने ही चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन के पास। इलेक्ट्रॉन के पास भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होते हैं। अब उसके बाद हमने जिक्र किया था कि चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और कूलम को डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, है ना। उसके बाद फिर जिक्र किया हमने कि हाँ कि करंट क्या होता है, करंट की यूनिट क्या होती है। करंट के बारे में बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो भी नेगेटिव चार्ज के बारे में कहा था कि नेगेटिव चार्ज ही फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद करंट की यूनिट थी एम्पेयर, और भी बहुत सारी यूनिट्स थी करंट की, जो कि मिली एम्पेयर हुआ, माइक्रो एम्पेयर हुआ, उसका कंपेरिजन दिखा था, है ना। कई सारे फार्मूला देखे थे। पहले हम लोग फार्मूला को देख लेते हैं, वो कौन कौन से फार्मूले थे जिन्हें हमने देखा था कल के क्लास में। हमने देखा था कि Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ ई। फिर हमने देखा कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। फिर हमने बात की थी कि Q इक्वल टू हो जाता है एक और फॉर्मूला आई इंटू टी। फिर इसके बाद देखा V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये सारे फॉर्मूलों का हमने जिक्र किया था, है ना। चार्ज की यूनिट, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की थी पिछले लेक्चर में, कि आपको कहा था कि अगर आप इन्फिनेटिक पोजीशन से आप कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी अदर पोजीशन से लेके जाते हैं, उस दौरान आपने जो वर्क किया उस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और उसकी जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी, वोल्ट होती थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, मतलब सिंपल में क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हाँ, ये फॉर्मूला बिल्कुल आप याद रखें। अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कोई पोजीशन ए है, यहाँ का पोटेंशियल होता है, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट। कोई पोजीशन बी है, यहाँ का मान लेते हैं आपको 20 वोल्ट। आप जानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल 20 वोल्ट। दोनों जगह का पोटेंशियल सेम नहीं है, कुछ ना कुछ फ़र्क है। इन दोनों के पोटेंशियल का फ़र्क जो आता है वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि आप निकाल सकते हैं 20 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट। दोनों जगह के पोटेंशियल का हमने डिफरेंस निकाल लिया, माइनस निकाल लिया, है ना, घटा दिया दोनों को। यही आपका निकल के आएगा, जो कि होगा 10 वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब दो जगह के पोटेंशियल का फ़र्क। दो जगह के पोटेंशियल का फ़र्क को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो कि इसकी भी यूनिट निकल के क्या आ रही है, वोल्ट। जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट होता था वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट क्या हो गया, वोल्ट हो गया। आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट में आपको हम डिफाइन करके दिखा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन लिख देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका डेफिनेशन होगा, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब दो पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, मतलब पोटेंशियल के फर्क को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट होता है, दोनों का ही यूनिट सेम है ना। अब बात करते हैं इसके आगे की बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपका वोल्ट मीटर है ना। वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। अब बात करते हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक है, जो है ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ होता क्या है कि एक चीज़ जान लें। आपने कंडक्टर का नाम सुना होगा, इंसुलेटर का नाम सुना होगा ना। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिससे करंट आसानी से पास हो सके,
ऐसे मटेरियल्स को कंडक्टर कहते हैं, जो कि आपका सिल्वर है, जो कि आपका गोल्ड है, जो कि आपका कॉपर है, एल्यूमिनियम है ना? वाटर है, वो भी कौन सा वाटर, आपका डिस्टिल वाटर नहीं होगा, जो मिनरल वाटर होता है वो वगैरह कंडक्टर्स होते हैं, जिससे करंट फ्लो हो जाती है, वो कंडक्टर है। और ऐसी चीज़ें जिससे करंट फ्लो नहीं होता वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है। रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ड्राई वुड हुआ, डिस्टिल वाटर हुआ, ये सब क्या है? इंसुलेटर, इनसे करंट पास नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है, उसके पीछे का कारण समझ जाइए। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लिया आप यहाँ पर कोई बकेट रखा हुआ है, बकेट ए, और यहाँ पर एक बकेट रखा हुआ है, बकेट बी। अगर पाइप को जोड़ दिया जाए इससे, इसमें एक पाइप जोड़ दें, इसमें पानी भर दिया जाए, तो आपसे पूछा जाएगा कि पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? ए से बी को जाएगा या फिर बी से ए को जाएगा? तो आप सभी बता देंगे आसानी से कि सर पानी जो है ना वो ए से बी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ हाइट ज़्यादा है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। यहाँ हाइट कम है तो कहेंगे इसका पोटेंशियल कम है। मतलब पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है ना? हायर पोटेंशियल से फ्लो हो रहा है लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना? पोटेंशियल का अगर फ़र्क नहीं होता तो पानी फ्लो नहीं होता। जैसे मान लेते हैं एक बकेट हम फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक बकेट ए है, एक बकेट बी है, दोनों सामने हैं। इन दोनों से पाइप जोड़ दिया जाए, है ना? और दोनों में पानी रख दिया जाए। तो बताइए पानी किस में से किस में फ्लो होगा? अब बोलेंगे सर किसी से भी किसी में नहीं जाएगा, मतलब पानी का फ्लो ही नहीं होगा, रुक जाएगा। क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, मतलब दोनों सेम हाइट पे एक तरह से कह सकते हैं। तो पोटेंशियल सेम होने की वजह से पानी तो फ्लो नहीं हुआ, और यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस था। इस वाले केस में पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिला था, एक जगह पोटेंशियल ज़्यादा था, एक जगह पोटेंशियल कम था, तो पानी फ्लो हो रहा था। तो करंट के साथ भी सेम सिनेरियो है ना, कि करंट भी तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा वायर में। वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। करंट ओनली फ्लोज व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अगर ये कोई कंडक्टर है आपका, मान लेते हैं आपका कोई वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एंड ए, इसके क्रॉस सेक्शनल एंड बी, मतलब ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है वायर का क्रॉस सेक्शन, जो एंड को कहते हैं। ये क्रॉस सेक्शन ए हो गया, ये क्रॉस सेक्शन बी। दोनों ही क्रॉस सेक्शन के बीच में पोटेंशियल का फ़र्क होना चाहिए, मतलब एक तरफ ज़्यादा चार्ज, एक तरफ कम चार्ज, तभी आपका करंट भी फ्लो होगा। सवाल पूछा जाएगा कि वायर से कब करंट कंटिन्यू फ्लो हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे जब वायर में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो सकता है। अगर वायर में पोटेंशियल डिफरेंस ना होगा तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर 10 वोल्ट है पोटेंशियल, और यहाँ पर भी 10 वोल्ट है, तो करंट तो नहीं फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल सेम है। यहाँ का कम ज़्यादा होना चाहिए। अगर थोड़ी देर के लिए कह दिया जाए कि यहाँ का पोटेंशियल आपका 15 वोल्ट है, तो आप कहेंगे सर अब तो पोटेंशियल का फ़र्क है दोनों जगह में, तो करंट भी फ्लो होगा। तो करंट के फ्लो होने के लिए एक कंडीशन हो गया कि जो मटेरियल है वो कंडक्टर होना चाहिए, और उसके दोनों क्रॉस सेक्शन में बीच में आपको पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए तभी। अब जैसे हम लोग के हाथ में बहुत सारे मेटल कंडम वायर वगैरह होते हैं, जब तक उसको बैटरी या फिर सेल से या फिर आप सॉकेट से, बोर्ड्स वगैरह जहाँ से आपका सोर्स है करंट से नहीं जोड़ेंगे तो उसमें करंट तो फ्लो नहीं होता है। वैसे ही तो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स तो दौड़ ही रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से करंट भी फ्लो होना चाहिए। अब केस जानते हैं क्यों नहीं फ्लो, दोनों जगह का पोटेंशियल तो सेम है, तो करंट तो फ्लो नहीं होगा। करना क्या होगा कि पोटेंशियल को अलग करना होगा, पोटेंशियल अभी अलग है तो करंट भी फ्लो होगा। हम लोग क्या करते हैं, वायर से जैसे ही सेल या बैटरी को जोड़ते हैं तो उस वायर में करंट आ जाता है। होता क्या है कि वो जो वायर है वो जब बैटरी से कनेक्टेड होता है तो बैटरी क्या करता है ना, ये बैटरी या फिर आप सेल भी कह सकते हैं, सेल या बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है वायर के दोनों जगह पे। पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देता है कौन, सेल या बैटरी। तो पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन सा डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि सेल और बैटरी। अगर इसी वायर को कनेक्ट कर दिया जाए किसी सेल या बैटरी से, या आपने सेल कनेक्ट कर दिया, तो अब इस वायर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट मतलब आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ सवाल पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी में पूछा भी गया है कि व्हाई डू वी गेट अ कंटिन्यूअसली फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। तो इसका जवाब क्या होगा, बाय कनेक्टिंग अ सेल
or a battery which maintains the potential difference which is a necessary condition for the flow of an electric current। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा वायर के दो एंड्स के बीच में, तभी करंट फ्लो होगा। सेल और बैटरी एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको याद रखना है ना। सेल और बैटरी करता क्या है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं करता है। सेल और बैटरी क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है किस पे? जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उस कंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज कर देता है चलने के लिए। वैसे होता क्या है देखिए, पूरा सीन देखते हैं इसका, हम लोग पूरा केस हिस्ट्री देखते हैं। आज पोस्टमार्टम करेंगे इसका, है ना। पोस्टमार्टम करते हैं। होता क्या है कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, कोई वायर मैंने ले लिया, वायर ऐसे कोना उसका गोल ही होता है ना। इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले भी हैं, तभी तो ये कंडक्टर है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हमेशा मूव भी करते रहते हैं। देखिए लेकिन फ़र्क क्या है, ये रैंडम डायरेक्शन में, ये इधर जाना चाह रहा है, ये इधर जाना चाह रहा है। ओवरऑल ये दोनों एक दूसरे के मोशन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। ये एक दूसरे के मोशन को कैंसिल कर देंगे। मतलब ओवरऑल पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जो होगी वो होगी ज़ीरो। मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को टकरा के कोलाइड करके कोलिजन के ज़रिए अपना एनर्जी लॉस कर रही है। फिर इन लोग का मोशन तो खत्म हो जा रहा है। इंडिविजुअली देखा जाए तो हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन ओवरऑल पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे, क्योंकि एक दूसरे के मोशन को एक दूसरे को सब कैंसिल कर रहा है। तो अब रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम मतलब इधर उधर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे थे, तो आपने क्या किया? आपने एक सेल लिया, इसको कनेक्ट कर दिया इससे। अब सेल क्या करेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मान लीजिए नेगेटिव इंड है, नेगेटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये इस वायर, पूरे वायर में कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव ही तो चार्ज होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही बताया था कि माइनस वाले को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। यहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज जमा हो जाएंगे जो कि सेल से आया था। ये क्या करेगा? अंदर मौजूद इस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगाएगा। धक्का लगाएगा, ये अगले को धक्का लगाएगा, ये अगले को धक्का, मतलब अरेंज हो जाएगा सब। मतलब अब क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से दिखेंगे, देख लीजिए। कैसे दिखेंगे? आपको दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। मान लीजिए सब इधर की तरफ जा रहा है, पहले रैंडम जा रहा था। तो सेल और बैटरी ने क्या किया? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, जहाँ जिसकी वजह से जो रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो अभी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। अब मतलब पूरे पूरे कंडक्टर में अब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी देखने को मिल रही है। अब जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होंगे तो जाहिर सी बात है करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो अब करंट भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। सेल और बैटरी ने क्या किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। कहीं चार्ज ज़्यादा, कहीं चार्ज कम। मतलब इधर चार्ज ज़्यादा है, इधर चार्ज कम है, इसलिए कम से ज़्यादा की तरफ ये चलते जा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना। अब करंट के डायरेक्शन की बात करते हैं, है ना। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होता है, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन है, कन्वेंशनल डायरेक्शन अलग है। हुआ क्या कि अगर मान लो कि मैंने एक कोई सेल लिया, एक सर्किट, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, बल्ब वगैरह कुछ बेटा, ये नेगेटिव इंड है बैटरी सेल का, ये पॉजिटिव इंड है। हम लोग क्या लिखते हैं कि करंट जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल से जाता हुआ दिखाते हैं हम लोग। तो ये जो डायरेक्शन दिखाते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या हो गया? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को फ्लो करते हुए दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लाते हैं। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन करंट का एक्चुअल डायरेक्शन कुछ और होता है। डायरेक्शन क्या होता है देखिए, हमने बताया था आपको कि जो करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से आता है। एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है तो करंट इधर की तरफ चलेगा। मतलब अपोजिट टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक्चुअल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? करंट इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो होता है। अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो आपका करंट इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं तो करंट नीचे जाएगा। ये है एक्चुअल डायरेक्शन। एक्चुअल डायरेक्शन क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट फ्लो होता है करंट, यही आपका एक्चुअल डायरेक्शन है। क्लियर है? करंट के दो डायरेक्शन, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन जो कि बैटरी के सेल के पॉजिटिव इन से नेगेटिव इन की तरफ ले जाते हैं, और ये एक्चुअल डायरेक्शन क्या कहते हैं? अपोजिट टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्शन की बात हो गई हम लोग के करंट की। कन्वेंशनल डायरेक्शन हमने समझ लिया, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द करंट, और एक्चुअल डायरेक्शन समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो नहीं हो सकता। पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी है करंट के फ्लो होने के लिए। आप जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगी उतना अच्छा करंट फ्लो होगा। ये बात किसने कहा? ओम्स साहब ने, है ना। ओम्स, देखो ओम्स लॉ के बारे में जानते हैं हम लोग, साइंटिस्ट का नाम है ओम्स लॉ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी, मतलब इम्पोर्टेंट। अब ये समझिए, ओम्स साहब ने कहा कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जब एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं लैब में तो कोई टेम्परेचर का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर आप किसी वायर से पोटेंशियल डिफरेंस लगातार बढ़ाते जाए या घटाते जाएं तो आप इसका असर देखने को मिलेगा आपको करंट पे। मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर a current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference। मतलब समझिए, इसको डेफिनेशन को लिख देते हैं हम, डेफिनेशन को हम लिख ही देते हैं, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी। according to Ohm's law, at a constant temperature potential difference P dot D is directly pro to करेंट, शॉर्टकट में यही कहेंगे हम लोग, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? करंट फ्लो के। मतलब जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे करंट भी कम होगा। ये था ओम्स लॉ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कब हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको हम लोग एक्सप्रेशन के तौर पे देखते हैं, एक्सप्रेशन के तौर पे क्या होता है। एक्सप्रेशन का कि V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? करंट के, जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। जैसे बैटरी, जैसे मान लो आपने एक पहले एक सेल लगाया हुआ था सर्किट के साथ, आप 2 सेल लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ जाएगा, 3 सेल लगा देंगे और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। जैसे-जैसे बैटरी सेल बढ़ाते जाएँगे आप देखेंगे करंट भी बढ़ रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए करंट भी बढ़ रहा है। अब यही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ से क्या करेंगे? प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, हम लोग लगाते हैं इक्वलिटी। ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ना, इसको हटाते हैं। तो फिजिक्स में नियम होता है कि आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं, इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हटाएंगे तो आपको एक कांस्टेंट की जरूरत होगी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? आई और एक आर, यही आपका कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रुकावट, है ना। ये क्या है? आर क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसका नाम क्या है? रेजिस्टेंस है ना। ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, V इक्वल्स टू आई आर। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करेंट, और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब कहानी स्टार्ट होगी रेजिस्टेंस की। तो नाउ स्टार्ट्स अ न्यू टॉपिक, रेजिस्टेंस। व्हाट इज अ रेजिस्टेंस? जानते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है? काफी इंटरेस्टिंग है। अपने ही अपने को नुकसान पहुंचाते, वही हाल है यहाँ। हुआ क्या? रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। हालांकि इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक
किसी भी कंडक्टर की या फिर किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? आंतरिक प्रॉपर्टी, जो अंदर से आपकी खूबी है। जैसे आपकी खूबी क्या है? आप अंदर से क्या बहुत अच्छे हैं, है ना? बहुत अच्छे लोग में से आप शामिल होते हैं। तो ये आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो बाहर से दिखती नहीं है। रेजिस्टेंस वो भी क्या है? कंडक्टर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो कि करंट के फ्लो को रोकता है। अगर मान लो किसी वायर से आपने यहाँ से करंट फ्लो करवाया 2 एम्पीयर, करंट की यूनिट एम्पीयर होता है। लेकिन आप यहाँ से आउटपुट में मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 1.5 एम्पीयर करंट पा रहे हैं, मतलब भेजा था 2 एम्पीयर, आउटपुट में आ रहा है 1.5 एम्पीयर, मतलब कुछ करंट तो बर्बाद हो गया। करंट को फ्लो होने से रोका है यहाँ पर। किसने रोका है? उसी रोकने वाली को रेजिस्टेंस कहते हैं, वो और कोई नहीं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही करंट फ्लो होता है ना? इलेक्ट्रॉन्स तो आराम से इसमें फ्लो हो रहा था। लेकिन क्या होता है, कुछ शरारती इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के बावजूद भी अरेंज नहीं हुए थे, वो क्या कर रहे थे ना कि इस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार रहे थे। थोड़े बहुत होते हैं ऐसे, धक्का मार रहे थे, मतलब करंट को फ्लो होने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो करंट के फ्लो होने को जो रोक रहा कौन है? यही रेजिस्टेंस का काम करता है। करंट के फ्लो को जो भी रोकेगा वही क्या है? रेजिस्टेंस। हालांकि रोकता कौन है? खुद इलेक्ट्रॉन ही रोकता है, वही रेजिस्टेंस का काम करता है। जो रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, कुछ रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यू। हम समझ गए रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अपोजेस टू द फ्लो ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकते हैं, वही आपका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की आप यूनिट की बात करते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ये किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? अलग अलग कंडक्टर में रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं, है ना? सभी मटेरियल्स के अलग अलग होते हैं। जैसे आप रबर की बात करें, जैसे आप रबर की, प्लास्टिक की, इसमें बहुत रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रुकावट है, तो करंट कैसे फ्लो होगा? और आप सिल्वर या गोल्ड की बात करें तो इसमें बहुत रेजिस्टेंस कम है, मतलब इसमें रोकने वाला की तादाद कम है। तो सिल्वर में हो, है ना, आपका बेस्ट कंडक्टर सिल्वर को कहा जाता है। आपके कॉपर में, आपके एल्यूमिनियम में, इन सब में रेजिस्टेंस कम होती है, इसलिए अच्छा करंट फ्लो होता है। रबर में, प्लास्टिक में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो पाता, रोकने वाले की तादाद ज़्यादा है। रेजिस्टेंस की कुछ यूनिट्स है ना? यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। इसका सिंबल होता है ओमेगा। यही है रेजिस्टेंस का सिंबल, ओम, है ना? रेजिस्टेंस का सिंबल है। हालांकि अच्छा से बना देते हैं, चलिए प्यारा सा खूबसूरत सा इसको बनाते हैं हम लोग। ये लिए, ये ये बनाया, है ना? ये आपका ओम है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल है, मतलब ओम का सिंबल है, सॉरी। ओम क्या है? यूनिट है रेजिस्टेंस का, है ना? ओम को हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से दिखाते हैं। जैसे आपको लिखना है कि 2 ओम, तो लिखेंगे 2, और ये रहा आपका ओम। 5 ओम, तो ये रहा 5, ये रहा ओम। कहीं पर दिखे कि 2 ओम, 5 ओम, तो समझ जाए कि ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यूनिट बता रहा है, ये यूनिट जो बता रहा है ये रेजिस्टेंस का पहचान बता रहा है। ठीक है? अलग अलग कंडक्टर में रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। चलिए इसके आगे जिक्र करते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फिर रेजिस्टेंस को अब देखते हैं। जैसे कंडक्टर के लेंथ, पहला है कि रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब जितना लंबा वायर होगा। जैसे ये मान लेते हैं ये 1 मीटर का वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R है। अगर इस वायर की लंबाई बढ़ा दें तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, जो कि हो जाएगा, मान ली लेंथ हो गया 2 मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस भी 2R। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे? दूसरी चीज़ है, लंबाई कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। दूसरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
1/A। मतलब आप इसको समझिए अच्छे से। अब क्या होता है ना, इसको हम थोड़ा-सा मिटा लेते हैं, यहाँ पे जगह बना लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए एक वायर इस तरह का है आपके पास और एक वायर इतना मोटा है, दोनों की लेंथ सेम है। मान लो इसका लेंथ L है, इसका भी लेंथ L है, लेकिन इसका एरिया अगर देखिए, ये एरिया A है और इसका ये वाला गोल वाला एरिया देखिए आपका, इससे तो ज़्यादा ही मोटा है। मतलब कितना है, ये मान लेते हैं, थोड़ा देख लिए, 2 है, 2 गुना ज़्यादा मोटा तार है। तो जितना मोटा तार होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है। तो दो चीज़ पर डिपेंड देख लिया आपने। पहला तो लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन तार की मोटाई बढ़ाते हैं आप, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और क्रॉस सेक्शन कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। इससे मतलब ये निकल के आता है कि पतले तारों में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है मोटे तारों के बनिस्पत, है ना। अब जो तीसरी चीज़ है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो होता है आपका टेम्परेचर। आप किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि हीट देने पर काइनेटिक एनर्जी चीज़ों की बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी कंडक्टर्स के अंदर मूव करते रहते हैं, आपस में टकराते रहते हैं। आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी और तेज़ी में टकराएँगे वो। मतलब टकराने से तो रेजिस्टेंस होता है। अब ज़्यादा तेज़ी से टकराएँगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। मतलब जो तीसरी चीज़ है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वह टेम्परेचर। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाएँगे वैसे-वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये तीसरी चीज़ थी। उसके बाद चौथी जो चीज़ है, नेचर ऑफ मटेरियल। आपने कैसा मटेरियल यूज़ किया है? आप देखें, रबर की बात करें, सिल्वर की मतलब चाँदी की बात करें या फिर कॉपर की बात करें, तो आप जानते हैं ये तो मटेरियल अलग-अलग है। आप बोलेंगे कि रबर रबर से करंट फ्लो नहीं होता है, तो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है? मतलब कि मटेरियल पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल का आपने वायर इस्तेमाल किया है। चलिए अब इसको रब कर लेते हैं। तो 4 फैक्टर हैं, इन चारों पे हमने ज़िक्र कर लिया। पहला क्या था कि आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, फिर डिपेंड करता है एरिया पे, लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद टेम्परेचर पे, जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ाएँगे वैसे-वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। अब है उसके बाद हम लोग एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। हमने देखा कि अगर मैं इसको एज़ अ एक्सप्रेशन लिखूँ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो निकाल के आता है कि आर प्रोपोर्शनल एल अपन ए। ये दोनों को कंबाइन करके बना है। अब क्या करते हैं, हम जानते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से हम लोग हटाते हैं, आर इक्वल्स टू एक सिंबल आर आ गया, ये हो गया आर इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। इसको कहते हैं रो, आर एच ओ रो, है ना। ये रेजिस्टिविटी है, ये भी एक कांस्टेंट है, इसका नाम है रेजिस्टिविटी। इसका नाम क्या है, रेजिस्टिविटी। लिख देते हैं रेजिस्टिविटी, ये भी एक कांस्टेंट है ना। अब मिटा देते हैं आगे, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर ज़हन में ही उतार लें, ज़्यादा बेहतर होगा, हमेशा याद रहे। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। रेजिस्टेंस वो भी एक कांस्टेंट था और ये भी एक कांस्टेंट है। रेजिस्टिविटी की भी यूनिट है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या, मतलब रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, है ना। इसकी यूनिट होती है एस आई, यूनिट की बात करते हैं, इज ओम मीटर, ओ एच एम ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या आती है, ओम मीटर। लिखेंगे कैसे, ये रहा आपका ओम, ये रहा मीटर। ये ओम मीटर क्या है, यूनिट है, किसकी यूनिट है, रेजिस्टिविटी की, है ना। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर होती है। अब देखिए, ये भी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये बात एकदम याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्टिविटी
नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा यूनिट लेंथ की बात होती है। रेजिस्टिविटी की अगर कोई अच्छे से डेफिनेशन पूछे, बोले रेजिस्टिविटी क्या होता है सर? हम कहते हैं कि मेरे पास कोई वायर है, इस वायर की लंबाई 1 मीटर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर लंबा वायर और उसकी एरिया कितनी होनी चाहिए? क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो इसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना। इसका जो रेजिस्टेंस होगा इतने लंबे, इतने मोटे वायर का, वही इसका रेजिस्टिविटी होगा। मतलब रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आप इस तरह से, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर लंबा वायर और उसका एरिया कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। इतने लंबे वायर का, इतने मोटे वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसका रेजिस्टिविटी भी होगा। मतलब कंफर्म है कि हमेशा लंबाई कितना होगा? 1 मीटर और एरिया कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ना रेजिस्टिविटी में हमेशा 1 मीटर लेके चलेंगे, तब तो लेंथ बढ़ा ही नहीं सकते, एरिया भी उतना ही लेना पड़ेगा। मतलब होता है रेजिस्टिविटी जो है लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस चीज़ पे करता है सर? नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि नेचर ऑफ मटेरियल कैसा है। अलग अलग वायर का रेजिस्टिविटी अलग होता है। दूसरी चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कि आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता था, रेजिस्टिविटी 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है आपका टेम्परेचर और दूसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। ये रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी है। क्लियर है? हम इसकी यूनिट्स की बात कर चुके हैं कि इसका यूनिट ओम मीटर होता है, इसका सिंबल क्या होता है? रो होता है। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के बारे में देखा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? पूरे पूरे वायर के लिए होता है, लेकिन रेजिस्टिविटी 1 मीटर वायर के लिए लिया जाता है ना? फ़र्क है। अब अगर मान लें कि आपको कंडक्टर देखना है कि कौन-सा अच्छा कंडक्टर हम अपने वायरिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो आप ध्यान दीजिए, आप रेजिस्टेंस नहीं चेक करते उसका, रेजिस्टिविटी चेक करते। यूनिट लेंथ में कितना रेजिस्टेंस वही पता करते हैं, उससे आपको पता चल जाता है ये कंडक्टर अच्छा होगा या नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? उम्मीद करेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो पे।